हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 में पूछे जा सकते हैं और जितना भी परिभाषा है इस क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे और सभी क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर उत्तर लिखा गया है। भौतिक विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, ये किस में आएगा? तो ये फिजिक्स में आएगा। बादलों का बनना फिजिक्स में आएगा। वर्षा का होना किसके कारण? फिजिक्स में आता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि ये सभी फिजिक्स के उदाहरण हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है? ये तो क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव यानी बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पढ़ना आपको जरूरी है। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि ये सभी फिजिक्स में आता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश क्या है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रकाश क्या है? तो उत्तर लिखना है और ये सभी आपको कॉपी पर जरूर लिखना है और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसका उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश जब नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। याद रखना है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर कि यह निर्वात में गमन करती हैं। प्रकाश निर्वात में गमन करती हैं। और निर्वात में चाल क्या होती हैं? तो निर्वात में चाल होती है, यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती हैं? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको याद रखना है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती हैं। ये 2025 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। उसके बाद है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। 19वीं शताब्दी में पाया गया है कि यदि प्रकाश के पद में एक बहुत ही छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पद से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। सिंपल है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। उसके बाद है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है कि प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या है? तो समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज
यहाँ पर समानांतर किरण पुंज क्या है, तो समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि अपसारी किरण पुंज क्या है। यहाँ पर ये दूसरका है और ये तीसरका है। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, तो अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण में एक बिंदु पर जमा होता है। यानी अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें में एक बिंदु पर जमा होता है। यानी यहाँ पर ये बिंदु हो गया, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश, इधर से प्रकाश, यानी चारों दिशा से प्रकाश आ रहा है तो उसे, और एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 अंक में, तो ये आपको याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और इसके नियमों को भी लिखना है। याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके बाद इसका नियम को भी देखेंगे। तो इसका आंसर है, उत्तर लिखा गया है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण जो है वह मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसके बाद ये फिगर यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम से समझा जाएगा। ये फिगर, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, और ये परावर्तित किरण है, देख सकते हो यहाँ पर। और ये तीनों यहाँ पर एक ही तल पर हैं, देख सकते हो यहाँ पर एक ही तल पर हैं। इसका नियम से समझ आएगा। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। पहला नियम क्या कहता है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभी हम लोग ऊपर फिगर में देखे हैं कि यहाँ पर अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पर होते हैं। ऊपर हम लोग फिगर में देखे हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वह एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, और यहाँ पर जुगनू आदि। उसके बाद क्वेश्चन है कि अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन जो है वह नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त प्रकाश कहलाता है, जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर नेत्र तक पहुँचती हैं, यानी आँखों तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। उसके बाद प्रकाश माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला सममांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, सममांगी माध्यम कहलाता है। और विषमांगी माध्यम क्या है, तो यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, वह विषमांगी
माध्यम कहलाता है। उसके बाद है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हम लोग ऊपर देखे हैं प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है। और याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का दो नियम होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, तो उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये तो सिंपल है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर और अपने ही माध्यम में वापस लौट आते हैं तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस तरह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को प्रकाश का परावर्तक सतह कहा जाता है। उसके बाद है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरणें, यहाँ पर परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। फिगर के माध्यम से हम बताए भी हैं ऊपर। उसके बाद है यहाँ पर कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद है अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब भी हम लोग ऊपर फिगर में देखे हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये अभिलंब डाला गया था, इस तरह से यहाँ पर बीच वाला ये आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये भी फिगर के माध्यम से हम लोग देखे हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। उसके बाद विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण के बढ़ावे गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। यह दो तरीके से बनता है। उसके बाद है वस्तु किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, यहाँ पर वास्तविक वस्तु, काल्पनिक वस्तु। उसके बाद है प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलने या मिलती में प्रतीत होती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वहीं पर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसके बाद है दर्पण क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यानी उत्तर लिखा गया है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग जो है वह आवश्यक और रंगा ही होना चाहिए, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण, तो पहला होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और काल्पनिक और बराबर बनता है। प्रतिबिंब आपको याद रखना है, समतल दर्पण में सीधा एंड काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है वह धासा होना चाहिए और अवतल दर्पण कहलाता है। यानी वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह जो है वह धासा होना चाहिए, अवतल दर्पण कहलाता है। वहीं पर उत्तल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए
उत्तल दर्पण कहलाता है और यहाँ पर धासा होना चाहिए अवतल दर्पण में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी, प्रधान अक्ष, द्वारक। उसके बाद यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दर्पण खोखले गोले का बना होता है और उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। तो अभिसारी दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो अपसारी दर्पण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान उसके समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी किसे कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है। तो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस का होता है। दोनों आपको याद रखना है। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। तो ध्रुव से किया जाता है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी चिन्ह कैसा होता है। तो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। तो याद रखिएगा दो फार्मूला यहाँ पर हम बताते हैं। एक F बराबर R/2 होता है और एक होता है R बराबर 2F होता है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। यह फार्मूला है फोकस दूरी का और यह फार्मूला है वक्रता त्रिज्या का। फोकस दूरी पूछा जाएगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती हैं, इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष, यहाँ पर अक्ष हो जाएगा, अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब, इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण होगा। और किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है तो इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण होगा। उसके बाद है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है एंड बड़ा बनता है तो वह भी अवतल दर्पण होगा। उसके बाद है कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एंड छोटा बनता है, याद रखिएगा सीधा एंड छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा एंड छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में
किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एन बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एंड समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एंड बिना स्पर्श किए हुए कैसे करते हैं। तो मेज पर रखे 3 दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि जिसका परावर्तक सतह घाटा नहीं धासा है वह अवतल दर्पण है, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है यहाँ पर धासा हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो है टाइपिंग में गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जिसका परावर्तक सतह धासा हुआ है वह अवतल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक सतह समतल होता है वह समतल दर्पण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण ही इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। सबसे पहले ये फिगर भी आप लोग पहचान लीजिएगा, उत्तल लेंस का फिगर ये है और यहाँ पर अवतल लेंस का फिगर ये है, याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, पहला नंबर अंतर है कि इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। देख सकते हो आपके सामने है यहाँ पर, इसके किनारे का भाग जो है वह पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। यहाँ पर देखिए बीच का भाग क्या है तो मोटा है और किनारे का भाग पतला है। वहीं पर अवतल लेंस में क्या है, तो अवतल लेंस में इसके किनारे का भाग जो होता है वह मोटा होता है और बीच का जो भाग होता है यहाँ पर देख सकते हो ये बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है। दूसरा नंबर है उत्तल लेंस में कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद है उत्तल लेंस में कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है और यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है और ये फिगर भी आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख खींचे। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये सभी आपको लिख कर याद कर लेना है। इसका PDF हम अभी सेंड कर देंगे। तो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित आलेख कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपतित किरण, विचलन किरण, प्रिज्म का कोण, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण, आधार, इस तरह से बना लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन देखे हैं। इसका PDF हम सेंड कर देंगे और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बुक पर लिख कर ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल के क्लास में हम बता देंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल के क्लास में इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।